हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी आपको अवेयर होंगे इस टॉपिक से। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम कर्नाटका स्टेट को आज कवर कर रहे हैं, कर्नाटका स्टेट। और ये क्वेश्चन जो है हमारे रहेंगे लास्ट 5 ईयर्स की। जब हम बात करते हैं तो 2019 से लेकर 2023 तक के जो क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे, जितने क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हमने 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो दिस इज द पार्ट 3। आई होप सो आप सभी को ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उसमें रिपीटेशंस रहते हैं कई बार क्वेश्चंस का। और जो क्वेश्चन से रिलेटेड इफ एंड मतलब इधर उधर की चीज़ें होती हैं, उससे रिलेटेड कनेक्टेड चीज़ें, वो सारी हम यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पार्ट 3 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पार्ट 3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, हिंदुस्तानी सेवा दल was started in Karnataka by. So this is started in Karnataka by NS हार्दिकर, NS हार्दिकर। अब यहाँ पर अगर जो हम बात करें, ये एक ग्रास रूट लेवल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज अ ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। किसकी? ये ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस की। ठीक है, कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, आईएनसी जिसे कहते हैं। और इसे फाउंडेशन करी थी, जैसे कि अभी हमने बात करी, एनएस हार्दिकर। अब ये एनएस हार्दिकर का फुल नेम क्या है? ये है हरियान डॉक्टर हरियान सुब्बाराव सुब्बाराव हार्दिकर। ठीक है, हार्दिकर। तो ये इनका फुल नेम है। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी इन 1924 को, 1924 फर्स्ट ऑफ जनवरी फर्स्ट को। ठीक है, 1924 जनवरी फर्स्ट को इन्होंने स्थापना करी थी। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था, हेडक्वार्टर समहाउ इफ इन केस हेडक्वार्टर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ था, वो था आपका धारवाड़ के अंदर। धारवाड़ कहाँ पर है? ये है कर्नाटका के अंदर। ठीक है, सॉरी। तो ये बात हो गई इनके बारे में। अब ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पर वाई बी चौहान, है ना। तो ये जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है यहाँ पर वाई बी चौहान, ये कौन है? ये एक फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन भी थे। और इन्होंने एज ए लास्ट सीएम काम किया है ऑफ बॉम्बे स्टेट। जब बॉम्बे एक राज्य हुआ कर रहा था, बॉम्बे स्टेट होता था जब महाराष्ट्र का गठन नहीं हुआ था, तो उस टाइम पर लास्ट सीएम के रूप में इन्होंने काम किया था वाई बी चौहान ने। और लास्ट सीएम थे बॉम्बे स्टेट के, और साथ ही का कह सकते हैं आप इसे फर्स्ट सीएम थे महाराष्ट्र स्टेट के, महाराष्ट्र स्टेट के। ठीक है, नेक्स्ट है मुकुंदराव पाटिल। जब हम बात करते हैं मुकुंदराव पाटिल की, तो 1910 के अंदर, 1910 के अंदर, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया था बहुजन समाज। ठीक है, क्या लॉन्च किया था? बहुजन समाज। ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया था बहुजन समाज कहाँ के अंदर? महाराष्ट्र में। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया था महाराष्ट्र के अंदर। एंड इन्होंने एक पुरजोर विरोध किया था जो लोअर कास्ट पीपल्स हैं उनका जो शोषण होता था, ठीक है, उसके खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। और वो शोषण किसके द्वारा होता था? वो होता था अपर कास्ट ब्राह्मण्स के द्वारा। मतलब जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको शोषित करते थे, उनको परेशान करते थे, उनका शोषण करते थे। जो अपर कास्ट के ब्राह्मण हुआ करते थे उनके खिलाफ इन्होंने ये एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी, बहुजन समाज। ठीक है, सतारा के अंदर। कहाँ पर? महाराष्ट्र में सतारा, एक सतारा प्लेस है महाराष्ट्र में, वहाँ पर। ठीक है, और महात्मा गांधी जी के बारे में हम सब चीज जानते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके। अकॉर्डिंग टू शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस के अनुसार द ऑर्गेनिजम्स वाइड environmental factor tolerance limit shows, वाइड environmental factor tolerance limit क्या शो करती है? अब यहाँ पर हम बात करें अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ, स्पीसीज जो है, ठीक है, जो स्पीसीज है, स्पीसीज that are able to withstand, able to withstand, that are able to withstand with high stress, high stress usually have a greater
एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब ये हो गया सिंपली, ये जो लॉ है शेलफोर्ड लॉ, ये कहता है कि ऐसी स्पीसीज जो कैपेबल है स्टैंड रखने के लिए, स्टैंड मतलब वो सरवाइव कर सकती हैं अपनी एक हार्श कंडीशंस में, मतलब जैसे ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस है भाई, कैसी भी कंडीशंस हो, इन्वायरमेंटल कंडीशन या साइकोलॉजिकल, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो स्टैंड कर सकते हैं, और उनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है और बहुत एरिया बड़े एरिया में फैले होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो स्पीसीज़ है उनके बारे में बात कर रहे हैं, बट मैंने एग्जांपल ह्यूमन के दिया, बट बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वो एक लार्ज एरियाज में स्प्रेड आउट है। जैसे आप सिंपली बेसिक एग्जांपल की बात करें, जैसे डॉग डॉग आपको देश के दुनिया के हर एरिया में देखने को मिल जाएंगे, है ना। ओके, सो यहाँ पर है शो क्या टॉलरेंस लिमिट की बात करता है यहाँ पर, तो दिस इज अ नैरो डिस्ट्रीब्यूशन विद लो पॉपुलेशन साइज, यहाँ पर रहेगा आंसर। ठीक है, इट शोज अ नैरो डिस्ट्रीब्यूशन विद लो पॉपुलेशन साइज में, इसमें टॉलरेंस लिमिट की बात कही गई है, तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर जो हम बात करें इन्वायरमेंटल फैक्टर टॉलरेंस की, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, जो कि टॉलरेंस के अंदर आएंगे, ये फिर मैंने लिख दिया इसे शॉर्ट में, तो उसके अंदर आएगा अपर एंड लोअर लिमिट इन द रेंज ऑफ पर्टिकुलर एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक जैसे टेम्परेचर, लाइट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए रिक्वायर्ड है फॉर सर्वाइविंग। ठीक है, दीज आर द लिमिटेशंस पर्टिकुलरली, सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Which among the following started the Indian Agriculture Services? तो इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो इसको स्टार्ट किया था लॉर्ड मिंटो ने। ठीक, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। ठीक है, बट कोई नहीं, मिंटो ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। और कब शुरू किया था, ये किया था 1906 के अंदर, 1906। ठीक, और इन्होंने एक चीज़ और स्टार्ट करी थी, मतलब एज अ रिजल्ट यहाँ पर ये एक स्टार्ट करने वाले एक चीज़ थी 1906 के 6 तो ये हो गया 5 के अंदर, 1905 के अंदर स्टार्ट किया था लॉर्ड कर्जन ने क्या स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था AIARI। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर है आपका, पूसा, पूसा नई दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेगा, उसको स्टार्ट कराया था इन्होंने। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज की, इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड रिपन का जब नाम आता है तो इनका नाम बेसिकली लिया जाता है फॉर द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बेसिकली जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो है इनका नाम काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है, मतलब इनका नाम जो है इस चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा रहता है, और ये कब हुआ था, 1882 के अंदर। लॉर्ड विलियम बेंटिक की जब हम बात करते हैं तो विलियम बेंटिक ने कई सारी चीज़ें करी, जैसे अबॉलिश किया था इन्होंने सती प्रथा को इन्होंने अबॉलिश किया, एंड इंग्लिश को, एक इम्पॉर्टेंट वर्क रहता है, इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ऑफिशियल लैंग्वेज, इससे पहले जो है भारत के अंदर कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है, सरकारी काज करने के लिए। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। Rewari Mother section, which was recently inaugurated, which is a part of which industrial corridor? So this is a part of Western Dedicated Freight Corridor. तो ऑप्शन ए यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये कहाँ सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक है, तो हरियाणा और राजस्थान के अंदर लोकेटेड है, सिचुएटेड है, और इसके अंदर 9 न्यूली बिल्ट, मतलब इस पूरे पर्टिकुलर स्ट्रेच के अंदर 9 जो है न्यूली बिल्ड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो है, मतलब एक बेसिकली 9 स्टॉपेज हैं आप ये कह सकते हैं, और इसे इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, और ये आपका बेसिकली हम बात करें नारनौल हो गया, रेवाड़ी, मानेसर और किशनगढ़, और साथ में फुलेरा डिस्ट्रिक्ट, जो फुलेरा प्लेस है, तो इन सभी जगहों से होकर गुजरता है ये पर्टिकुलर
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द रडार यूज्ड बाय द पुलिस टू चेक द ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग को चेक करने के लिए पुलिस के द्वारा जो रडार सिस्टम यूज किया जाता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो ये वर्क करता है डॉपलर्स इफेक्ट पर। ठीक है, डॉपलर्स इफेक्ट में रेडियो वेव्स और रेडियो वेव्स या रेडियो वेव्स जो है बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हैं, इसे आप देखिए रेडियो वेव्स जो है वो रेडियो वेव्स आपकी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ट्रेवल करती हैं और जो एमिट करती हैं एक एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी एमिट करती हैं फ्रॉम द रडार। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर तो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। एंड यहाँ पर जब बात करते हैं हम रमन इफेक्ट की, तो यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन की बात करी जाती है। स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स की बात करी जाती है, जो कि स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स जो होते हैं वो बाय एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हायर एनर्जी लेवल में देखने को मिलते हैं। सोनार तो आप जानते ही हैं। एंड यहाँ पर हम बात करें यहाँ पे कूलम्स इफेक्ट की। कूलम्स इफेक्ट जो है आपका, ये एक एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का टेस्ट है जो कि क्वांटिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द विद रेफरेंस टू द कोल्ड फील्ड इन इंडिया। कोल्ड फील्ड इन इंडिया से संबंधित स्टेटमेंट्स हैं। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सो ओके, देखिए उड़ीसा रैंक फर्स्ट, देखिए उड़ीसा रैंक फर्स्ट नहीं है यहाँ पर, रैंक फर्स्ट होगी झारखंड की। ठीक है, झारखंड फर्स्ट है, उड़ीसा सेकंड है। एंड देखिए अब यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कोल का जो कोल के बेसिकली रिजर्व्स हैं वो कितने के हैं? उड़ीसा के अंदर है 154.5 मिलियन टन्स। ठीक है, और यहाँ झारखंड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर है 83.15 बिलियन टन्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए नंबर 1 कौन हो गया? झारखंड हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गई आपकी? रॉन्ग हो गई। झारिया जो है वो झारखंड के अंदर लोकेटेड है, बिल्कुल करेक्ट है, झारिया आपका झारखंड के अंदर है। और यहाँ पर जो कोल रिजर्व है आपको देखने को मिलेंगे वो हो गए 19.4 बिलियन टन्स के। ठीक है, बीटी लिख दिया मैंने इसे। रानीगंज, एक मूवी भी आई थी रिसेंटली अक्षय कुमार की, रानीगंज, जो एक लार्जेस्ट कोल फील्ड है वेस्ट बंगाल में। बिल्कुल, ये जो रानीगंज कोल फील्ड है ये झारखंड और साथ में वेस्ट बंगाल दोनों के साथ में लगता है, ये दोनों स्टेट्स में कवर्ड होता है, बट वेस्ट बंगाल के अंतर्गत ये सबसे बड़ा कोल फील्ड है। ठीक है, एंड बी एंड सी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया आई थिंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, which of the following has the power to admit a new state into in the form of union ऑफ इंडिया, इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब किसी राज्य, किस मतलब किसको ये पावर है कि एक नया राज्य स्थापित कर दे भारत के अंदर? तो ये अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, और ये आर्टिकल नंबर 1, 2, 4 आपने पढ़े होंगे, उन सभी के अंतर्गत ये सब चीज़ें की जाती हैं। फॉर्मेशन हो गया या सेपरेशन हो गया, मर्जर हो गया, सारी चीज़ें जो है, या नेम ऑफ द स्टेट है, ये सब चीज़ें करने का काम जो है वो पार्लियामेंट करती है थ्रू द आर्टिकल्स 1 to 4। हु ड्राफ्टेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, बहुत ही कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसे मूव किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर को 1946 को। और इसे अडॉप्ट कर लिया गया था 22 एक्सेप्ट कर लिया था 22 जनवरी को 1947 को। ठीक है, तो ये डेट थी। और इसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद मतलब इंट्रोड्यूस तो किया गया था एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और बाद में क्या बन गया था? दिस विल बिकम द प्रीएम्बल। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा प्रीएम्बल। एस.एन. सिन्हा की बात करते हैं तो ये जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर सबसे पहले फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट का नाम इनका आता है। टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे ये। और उसके बाद जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे? इलेक्टेड प्रेसिडेंट वो बने थे
आपके राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीसीसी। Objective of IPCC is to provide government at all level with the scientific information that they can use to develop the climatic policies। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब ये क्या करेगा, पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करता है टू रेगुलेट द बेसिकली असेसमेंट को ऑन द क्लाइमेट चेंज, और ये इम्प्लीमेंट करता है पोटेंशियल ऑफ द फॉर द फ्यूचर रिस्क एज वेल एज द एडेप्टेशन एंड माइग्रेशन ऑप्शंस को भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्लाइमेट प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ आर सेलेक्टेड स्पीसीज। आर सेलेक्टेड स्पीसीज का कैरेक्टर नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए आर सेलेक्टेड की लिस्टिंग है, लगभग कुछ टॉपिक्स है, कुछ पॉइंट्स है, उनको हम डिस्कस करते हैं। एक है रैपिड डेवलपमेंट, रैपिड डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा है हमारा यहाँ पर हाई प्रोडक्शन रेट, नॉट प्रोडक्शन बट हाई रिप्रोडक्शन रेट, रिप्रोडक्शन रेट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अर्ली रिप्रोडक्शन स्टेज, एज या स्टेज कह सकते हैं, अर्ली रिप्रोडक्शन एज। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप कह सकते हैं स्मॉल बॉडी साइज, स्मॉल बॉडी साइज, एंड देयर इज वन रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, एंड आफ्टर दैट शॉर्ट लाइफ स्पैन, शॉर्ट लाइफ स्पैन है आपका एक तो, एंड आफ्टर दैट ये है एक पुअर कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, पुअर कॉम्पिटिटिव एबिलिटी। ठीक है, एंड हाई मोरलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू आर सेलेक्टेड स्पीसीज के कैरेक्टर्स हैं, दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ आर सेलेक्टेड स्पीसीज। तो यहाँ पर नॉट पूछा गया है ना, तो नॉट पूछा है, हमने कई सारे टॉप पॉइंट्स को देख लिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं या कौन कौन सी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है। तो यहाँ देखिए रिप्रोड्यूस क्विकली, तो यहाँ पर हाई रेट है, तो ये तो है आपका, है ना। लो सर्वाइवल रेट ऑफ प्रोजेनी, या देखिए यहाँ पर देखिए फोर्थ पॉइंट है लार्ज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, है ना। तो यहाँ पर ये तो है आपका लो पेरेंटल कंट्रोल भी रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर लो सर्वाइवल रेट ऑफ प्रोजेनी ये नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी कैट स्कैन यूजेस। देखिए कैट क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा होगा मूवीज में कि ये एक तरीके की, ये आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, एक चैम्बर होता है, यहाँ पर एक बेड होगा, ठीक है, और पेशेंट को यहाँ पर लेटा दिया जाता है, और ये बेड जो है वो इस चैम्बर के अंदर की तरफ मूव करता है। तो ये इस तरीके का एक मशीन होती है, और यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो मशीन है ये किस टाइप की बीम्स को या रेस को यूज़ करती है। तो ये यूज़ करती है सीरीज ऑफ एक्सरेज को, ठीक है, सीरीज ऑफ एक्सरेज को यूज़ करती है, प्लस साथ में यहाँ पर कंप्यूटर लगा होता है कनेक्शन में, तो कंप्यूटर को यूज़ करते हुए क्रिएट करती है बहुत सारी डिटेल्ड इमेजेस को। क्या क्या क्रिएट करती है, डिटेल्ड इमेजेस को। और वो कौन सी इमेजेस होंगी यहाँ पर, ये इमेजेस होती हैं वो आपकी जो बोन्स की होती है, आपकी बोन्स की जो हड्डियों की इमेजेस होंगी, या फिर आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ की यहाँ पर इमेजेस आपको कैप्चर की जाती हैं इस पर्टिकुलर मशीन के या इस पर्टिकुलर स्कैनर के थ्रू। ठीक है, और जो कि जो नॉर्मल एक्सरे होता है, नॉर्मल एक्सरेज के थ्रू जिन बोन्स की या जिन सॉफ्ट टिश्यूज़ की इमेजिंग नहीं हो पाती प्रॉपरली, तो उनको यहाँ पर उनकी इमेजेस को बेसिकली कैप्चर करने के लिए इस मशीन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
In November 2022, इंडिया टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ, इंडिया ने एक चेयरमैनशिप हासिल करी है किसकी, दैट इज द GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए रिसेंटली आपने AI बेस्ड बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, इनके बारे में सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसी की। तो इसकी जो अध्यक्षता है इस बेसिकली ग्रुप की, ये अध्यक्षता इंडिया ने ली है कहाँ से, फ्रांस से। मतलब फ्रांस से ये अध्यक्षता जो है वो इंडिया ने ली है। मतलब अब अध्यक्षता कौन करेगा, इंडिया करेगा फ्रॉम द फ्रांस। ठीक है, और इसको किसने लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस। ठीक है, जिसकी तरफ से इन बेसिकली इन मिनिस्ट्रीज की तरफ से यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर। ठीक है, तो इन्होंने एज अ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर इस वर्चुअल मीटिंग में, बेसिकली वर्चुअल मीटिंग हुई थी, तो टोक्यो के अंदर बेसिकली वर्चुअल मीटिंग टोक्यो के अंदर हल्ड हो रही थी, बट भारत ने यहाँ पर वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ कहाँ से लिया है, फ्रांस से यहाँ पर हमने अध्यक्षता प्राप्त करी है। अगला प्रश्न है आपका, विच कंपनी हैज बैक्ड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। अब देखिए मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो इसका एक और नाम है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो कहा जाता है इसे नेशनल हाईवे, सॉरी नेशनल हाई, नॉट हाईवे, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, आमतौर पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के नाम से हम इसे जानते हैं, बुलेट ट्रेन। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को हासिल किया है बेसिकली, बिडिंग में कौन जीता है, इसे जीता है L&T ने, लार्सन एंड टर्बो कंपनी, जो इंडियन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बट इसका जो ट्रांसपोर्टेशन विंग है उसने ये बिड जीती है। और इसमें जो लगभग बिड लगाई थी 7,000 करोड़ की लगाई थी। और जहाँ पर हम बात करें अगर जो इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट है यहाँ पर टोटल कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो 1.1 लाख करोड़ का जो पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि ये तो L&T है भारत की तरफ से, बट यहाँ पर भारत की कंपनीज तो हैं ही, प्लस साथ में यहाँ पर ये हम जापान की कंपनी के साथ में यहाँ पर हम कोलैबोरेशन में इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। तो जापान की जो कंपनी है वो है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। ठीक है, तो आपको ये नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर वॉज द सन ऑफ। देखिए कृष्णदेव राय जो है वो किसके बेटे हैं, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो ही इज द सन ऑफ तुलवा नरेश नायका, तुलवा नरेश ओके जस्ट मिनट, ओके, तुलवा नरेश नायका एंड नागलंबिका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब कृष्णदेव राय की जब हम बात करते हैं तो इनका जो रूलिंग पीरियड था, टाइम पीरियड था जिस टाइम पर ये रूल करते थे, तुलवा वंश जैसे भी हमने बात कर ली है, तो ये टाइम पीरियड था 1509 आई थिंक था यहाँ पर, है ना, 1509 से लेके 1529 तक, लगभग ये 20 साल इनका शासन रहता है। इसके बाद इनको सक्सीड करते हैं इनके ब्रदर, बेसिकली यंगर ब्रदर, और उनका नाम है अच्युत देव राय। ठीक है, अच्युत देव राय। ठीक है, तो राय ये इनको क्या करते हैं, सक्सीड करते हैं, और ये भी रहते हैं लगभग उसके बाद 1529 से लेके 1542 तक, ये भी इनका टाइम पीरियड रहता है पूरी डायनेस्टी के अंदर। जब हम बात करते हैं कृष्णदेव राय की, तो ही इज़ अ ग्रेट किंग और बेसिकली एम्परर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, और ये थर्ड एम्परर थे, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो थर्ड एम्परर थे, मतलब जिस डायनेस्टी के थर्ड एम्परर हुआ करते थे कृष्णदेव राय। इनकी बेस पर एक टेलीविजन प्रोग्राम भी आया करता था सब टीवी पर, आई होप सो शायद सभी लोगों ने देखा हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो सीक्वेंस होगा सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
ठीक है, जब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रियम्बल की, ठीक है, जब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल के अंदर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। जस्टिस देखने को मिलेगा, तो जस्टिस और कितने टाइप का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इसके साथ आपको लिबर्टीज मिलती हैं। लिबर्टीज के साथ में आपका आता है किसकी लिबर्टीज, थॉट की लिबर्टीज, एक्सप्रेशन बिलीव्स की लिबर्टी है, एंड फेथ लिबर्टी है, एंड वर्शिप करने की लिबर्टी है। मतलब 3 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया। ये फिगर में भी कई बार पूछा जाता है। और इसके साथ आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी में आती है आपकी स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, तो 3, 5 एंड 2 ये कॉम्बिनेशन आपका रहता है। कई बार ये भी चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। और 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था प्रियम्बल को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और प्रियम्बल को एज अ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के तौर पर इसे किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था एज अ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कब किया था, ये किया था 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। क्लियर। और यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि प्रियम्बल क्या अमेंडमेंट हो सकती है इसके अंदर, बिल्कुल हो सकती है। इसके अंदर आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट हो सकती है। और ये अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट हो चुकी है अब तक इसमें, तो ये हुई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 के अंदर हुई थी। और इसी अमेंडमेंट के तहत जो ये 3 वर्ड हैं बेसिकली, ठीक है, ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स क्या किए गए थे, एड ऑन किए गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, टू क्वालिफाई एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, टू क्वालिफाई एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन मस्ट मीट टू स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। वो रीजन जो है वो 2 स्पेसिफिक क्राइटेरियाज को फॉलो करेगा। वो क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं, तो उसका क्राइटेरिया ये है कि उस रीजन के अंदर एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऐसी होनी चाहिए जो कि वेस्कुलर प्लांट्स हों, जो कि एंडेमिक स्पीसीज के अंतर्गत आते हों, और उसका लगभग 70% जो है ऑफ इट्स प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर लॉस्ट स्पीसीज का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।